नमस्कार। आज है 15 जून, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस आपके फेवरेट शो इंडिया 360 में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। 5G के लिए हो जाएं तैयार। कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी। 26 जुलाई से नीलामी की शुरुआत। अक्टूबर तक मिलनी शुरू हो सकती है 5G की स्पीड। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। 5G आएगा, क्या बदलाव लाएगा? जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर। जून में आ सकती है डिजिटल लोन पर गाइडलाइंस। एनबीएफसीज पर भी एक्शन की तैयारी। म्यूचुअल फंड के लिए भी जरूरी होगी नॉमिनेशन की व्यवस्था। 1 अगस्त से लागू होंगे नियम। नॉमिनेशन नहीं तो चुनना होगा। ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं तो फ्रीज होंगी यूनिट्स। जन्म से मृत्यु तक का डेटा होगा आधार से लिंक। आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूआईडीएआई की पहल। जल्द शुरू होगा पायलट प्रोग्राम। भारी उतार चढ़ाव के बाद लगातार चौथे दिन फिसला बाजार। निफ्टी 40 अंक गिरकर 15,700 के करीब और सेंसेक्स 152 अंक टूटकर 52,541 पर बंद। पीएसयू, मेटल और एनर्जी शेयरों ने बनाया दबाव। शरद पवार का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार। विपक्ष की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला। विपक्ष उतारेगा अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। राहुल से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। शेख हुसैन का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। नागपुर में दर्ज हुई एफआईआर अब भी बयान पर कायम। तो ये थी वो खबरें जो बनी सुर्खियां। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, आइए आपको बताते हैं सुबह से लेकर शाम तक खबरों में क्या हुआ। आज जब आप सोकर उठे होंगे तो सभी टेलीविजन चैनल्स पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की खबर देखने को मिली होगी। दरअसल लॉरेंस को कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह करीब 4:40 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने 22 जून तक रिमांड पर लिया। फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस की कस्टडी में लिए जाने के ठीक बाद कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे के भीतर 8,822 मामले दर्ज किए गए हैं। कल यानी मंगलवार के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में 33% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कल 6,000 के आसपास थे। कुछ राहत लग रही थी, लेकिन आज एक बार फिर 8,000 के पार मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसों ने चिंताएं बढ़ाई हैं। आज महाराष्ट्र में 4,024 नए केस मिले हैं, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 1,300 के करीब है। कोरोना की खबरों के बीच सभी चैनल्स पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की खबर सुर्खियां बनी। खबर आई कि बोरवेल में 4 दिनों से फंसे हुए राहुल को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉनिटर कर रहे थे, उसका जायजा ले रहे थे। ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। इससे पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 21 जुलाई 2006 को 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के प्रिंस को 50 घंटे में बचाया गया था। बहरहाल दोपहर खबर होते होते सभी चैनल्स पर एक खबर छाने लगी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने गांधी जी के पोते गोपाल गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम का सुझाव दिया। इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रायशुमारी करने की बात कही। बैठक में शिवसेना और कांग्रेस समेत 16 दल शामिल थे। एक तरफ दिल्ली में विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामों पर मंथन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी। राहुल से पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल काटा। जगह जगह पर आगजनी हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस यूथ अध्यक्ष
श्रीनिवास बी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हुसैन को पीएम मोदी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेता हुसैन निचले स्तर तक गिर गए हैं। उन्होंने 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो तेज आंदोलन छेड़ेंगे, ये बीजेपी ने डिमांड की। और इन तमाम खबरों के बीच एक और खबर सुर्खियां बनी। खबर आई कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा मामले में पुलिस ने बवाल करने वाले तमाम उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। हिंसा के छठे दिन डीएम और एसएसपी ने अटाला क्षेत्र का जायजा लिया। एसएसपी ने कहा कि वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर 40 और आरोपियों की पहचान की गई है। अब तक 92 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अगर आरोपी सामने नहीं आते हैं तो कोर्ट से वारंट लेकर उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। इधर मौसम से जुड़ी हुई खबरें भी आई। आईएमडी ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों के दौरान गरज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की है। अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के ओडिशा में दस्तक देने की संभावना भी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और प्रभाव जल्द ही दिखाई देने की संभावना है। तो दिन भर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, यह आपने जान लिया। अब बारी है हमारी आज की कवर स्टोरी की। जी हाँ, 5G आज की हमारी कवर स्टोरी। 5G अटकेगा नहीं। जल्द ही आपके इंटरनेट की स्पीड बिजली की रफ्तार से बढ़ने वाली है। अगर आप 2 GB की कोई मूवी डाउनलोड करना चाहोगे तो आपका ये काम महज 10 सेकंड में हो जाएगा। 2 GB की मूवी मात्र 10 सेकंड में डाउनलोड, और आप सफर के दौरान बिना किसी बफरिंग के आराम से HD वीडियोस देख पाएंगे। हालांकि वो 5G रेंज में होने चाहिए। सिर्फ इंटरनेट की सुपरफास्ट स्पीड ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर खेती किसानी तक आपके आसपास कई चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि देश में 5G आने वाला है। अक्टूबर से 5G नेटवर्क चालू करने का लक्ष्य। कैबिनेट से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 8 जुलाई से आवेदन किए जा सकेंगे। 26 जुलाई को नीलामी होगी। सरकार की तरफ से 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 अगस्त से 5G का ट्रायल शुरू हो जाएगा। सरकार ने अक्टूबर से 5G नेटवर्क शुरू करने का लक्ष्य रखा हुआ है। 5G के आने से आपके फास्ट इंटरनेट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये आपके आसपास के कई संभावनाओं के दरवाजे भी खोल देगा। 5G नेटवर्क मौजूदा 4G नेटवर्क से 10 गुना तेज होगा। इसकी 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक की स्पीड होगी। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ावा मिलेगा और वो स्पीड अप होंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है स्मार्ट गैजेट्स। अभी दुनिया भर में सेल्फ ड्राइविंग कारों में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी 5G है। भारत में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 5G का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा खेती की देखरेख, स्वास्थ्य क्षेत्र में तो इससे क्रांति ही आ जाएगी। और यही नहीं, इंडियन इकोनॉमी में 5G का क्या योगदान है ये भी हम आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 5G इंडियन इकोनॉमी में 35 लाख करोड़ का योगदान करेगी। ऐसा नहीं है कि 5G की सेवा शुरू होते ही आपके सामने सब कुछ तेजी से बदल जाएगा, तेज स्पीड मिलने लगेगी। 5G की कितनी तेज स्पीड आपको मिलती है ये काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इंतजामों पर भी निर्भर करेगा। हाल ही में इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली कंपनी ओपन सिग्नल ने 5G की स्पीड पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 5G डाउनलोड स्पीड सऊदी अरब में है। यहां एवरेज डाउनलोड स्पीड 377.2 Mbps है, यानी कि 377 Mbps। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 377.2 Mbps डाउनलोड स्पीड से 1 सेकंड में 377 MB डेटा डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर है ताइवान और 5वें स्थान पर है स्पेन। अब ये वो देश हैं जिनमें 5G सेवा काफी पहले शुरू हो चुकी है।
हालांकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच कंपटीशन होने से ग्राहकों को बेहतर स्पीड मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए कंज्यूमर्स को भी ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अब भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए पहल तो शुरू हो चुकी है, काफी पहले हो गई थी। इंतजार ये है कि 5G अब आपके घर तक पहुंचेगा कब। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डेलॉयट इंडिया में पार्टनर और टेलीकॉम लीडर पीयूष वैश्य। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में और थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना क्रांतिकारी कदम है, क्या क्या बदल जाएगा एक आम आदमी से लेकर पूरी इकोनॉमी में, किस तरह के बदलाव 5G के बाद हम उम्मीद करें? देखिए, आज जो निर्णय हुआ है केंद्रीय कैबिनेट का, इसका मेरे ख्याल से सभी को इंतजार था कई हफ्तों से, एंड फाइनली आज ये निर्णय हुआ है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो एंड ऑफ जुलाई में किया जाएगा। दो चीजें हैं इसके तहत। एक चीज है कि उपभोक्ता और दूसरा है इंडस्ट्री। आई थिंक उपभोक्ता को, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उपभोक्ता को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मिलेगा, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू विल गेट। एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए भी एक ये क्रांतिकारी साबित होगा, जिससे बहुत सारी सर्विसेज 5G के थ्रू दी जा पाएंगी। क्वेश्चन अभी ये उठ रहा है कि ये कब तक लॉन्च हो पाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले 13 शहरों में ट्रायल स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट दे चुकी है। सो ऑपरेटर्स अभी तक सारी टेस्टिंग कर चुके हैं। तो आप मेरे ख्याल से एक बार जब ऑक्शन हो जाएगा जुलाई के एंड में, उसके बाद मेरे ख्याल से वी विल सी इट गेटिंग रोल्ड आउट धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो महानगर हो, चाहे वो ए श्रेणी के क्षेत्र हो, उनमें मेरे ख्याल से पहले आएगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से पूरे भारत में ये धीरे धीरे लॉन्च हो जाएगा। ऑलराइट, सो मेगा 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को कैबिनेट नोट मिल गया है। एब्सोल्युटली, आपने जिस तरह से कहा कि, और हमने भी अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि इंडियन इकोनॉमी में हो सकता है 8% तक का योगदान सिर्फ 5G की वजह से हो, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री अभी इस वक्त पूरी जीडीपी में अगर आप देखेंगे 2022 की गणना के मुताबिक तो 8% योगदान जीडीपी में टेलीकॉम इंडस्ट्री का है। और अगर 5G आता है तो स्वाभाविक रूप से ये स्पीड अप भी होगा। तो एक आम आदमी से लेकर ओवरऑल इकोनॉमी में इसके बहुत बहुत ज्यादा योगदान हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक पीयूष, जो सब हर कोई सवाल पूछ रहा है कि ठीक है जब आएगा उसके तो बहुत चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं उसमें अभी, लेकिन जब वो आ जाएगा तो किस प्राइस पॉइंट पर मिलेगा, इस पर अभी से बहस है। क्या ये सस्ता होगा शुरुआत में या महंगा देखने को मिलेगा? किस तरह के अभी अनुमान आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं इसके प्राइस पॉइंट को लेकर? देखिए, ऑपरेटर्स ने मांगा था, ऑपरेटर्स की मांग थी कि 90% रिडक्शन किया जाए ऑक्शन प्राइस में, जो कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली, एंड नाउ द प्राइस हैज बीन फिक्स्ड फॉर दैट। सो डेफिनेटली ऑपरेटर्स के हिसाब से देखा जाए तो जो ऑक्शन की बेस प्राइस है वो काफी ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, सरकार ने दो चीजों का और निर्णय लिया है। एक ये कि ये जो पेमेंट होगा ये अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द लाइसेंस विच इज 20 साल के अंदर अंदर अब साल के शुरू में 1/20 करके पेमेंट कर पाएंगे, जिससे कि कैश फ्लो को काफी आराम मिलेगा एंड ऑपरेटर्स विल हैव इनफ कैश फ्लो इन देयर हैंड्स। नंबर 2, जो दूसरी चीज सरकार ने आज एक निर्णय लिया है वो ये है कि अगर आप चाहें तो 10 साल बाद आप जो स्पेक्ट्रम है उसको वापस कर सकते हैं और उस पर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। इस वजह से मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से अपटेक होता चला जाएगा, प्राइसिंग, इंडिया हमेशा एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा है एंड कंज्यूमर्स के लिए कभी भी प्राइस, एंड यू नो इवन टुडे इंडिया मेरे ख्याल से सबसे सस्ता एक देश है टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, और वो मेरे ख्याल से रहेगा अभी भी। 5G सर्विसेज धीरे धीरे रोल आउट हुई एंड एट अ हायर स्पीड। मेरे ख्याल से अभी भी बहुत ज्यादा पे आउट नहीं करना पड़ेगा उपभोक्ताओं को, क्योंकि जो ज्यादा पैसा ऑपरेटर्स कमाएंगे वो कमाएंगे इंडस्ट्री से। अनलाइक द प्रीवियस जनरेशंस, 5G जनरेशन में जो बल्क ऑफ द रेवेन्यू आएगा वो आएगा उद्योग से, और उसके लिए सरकार ने जो आज एक प्राइवेट नेटवर्क का भी निर्णय लिया है वो भी मेरे ख्याल से एक लैंडमार्क डिसीजन है, दैट प्राइवेट नेटवर्क जो कि निजी नेटवर्क्स हैं उनके लिए भी एक अलग से स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया जाएगा। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा आउटफ्लो एक्सेस नहीं होगा फॉर द कंज्यूमर्स। अच्छा, ये जो आपने प्राइवेट नेटवर्क की बात की है, प्राइवेट नेटवर्क वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला है। अब इसमें बेटर कंट्रोल ऑफ नेटवर्क
नेटवर्क और जो जो सॉल्यूशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, अपनी अपनी बिजनेस नीड्स के हिसाब से वो कर पाएंगे, या ये लोग उतरेंगे 5G के धंधे में? ये किस तरह का होगा? प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होगा इंडस्ट्री के लिए? देखिए, निजी नेटवर्क्स को जो डिबेट चल रही थी कि उनको जो स्पेक्ट्रम दी जाएगी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार देगी या उनको स्पेक्ट्रम जो है वो ऑपरेटर्स के थ्रू लेनी पड़ेगी। ऑपरेटर्स की हमेशा ही डिमांड रही है कि हमारे थ्रू हम स्पेक्ट्रम दे सकते हैं और हमारे में पूरी काबिलियत है वो काम करने की। बट आज जो सरकार ने कहा है उसके हिसाब से प्राइवेट नेटवर्क्स को अलग से स्पेक्ट्रम एलोकेट की जाएगी। और अगर आप देखिए, सरकार ने जो आज ये निर्णय लिया है उसका मुख्य कारण ये है कि चाहे वो मोटर वाहन क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो कृषि हो या वो ऊर्जा विभाग हो, इसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक तरह से एक इम्पेटस मिले इसको ड्राइव करने के लिए। वो प्रोबेबली सरकार को लगता है कि गोइंग थ्रू दी ऑपरेटर्स शायद वो तेजी से नहीं हो पाता और इसलिए आज ये निर्णय लिया गया है। इसमें ऑब्वियसली आई डोंट दी ऑपरेटर्स मेरे ख्याल से इतने बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस चीज से, बट इन द लॉन्ग रन जब ऑक्शन से पहले ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब जब ऑक्शन होगा तो ऑपरेटर उसी हिसाब से ऑक्शन में अपनी बोली लगा पाएंगे, उनको कितनी स्पेक्ट्रम चाहिए, कहां पर कितनी स्पेक्ट्रम चाहिए, चाहे वो मीडियम वेव हो, चाहे वो MM वेव हो, चाहे या वो लोअर बैंड हो जो कि 700 से 1200-1800 मेगाहर्ट्ज तक का है, जो कि ऑब्वियसली बहुत महंगा है। ऑलराइट पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे 5G की तरफ बढ़ते हुए कदम में। आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आज का दिन साबित हुआ है। कैबिनेट नोट के बाद अब 5G का रास्ता साफ हो चुका है और 5G के आने से एक आम आदमी से लेकर पूरी इकोनॉमी और इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव आएंगे, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख और अब बात करते हैं जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली के लगातार हो रहे असर की। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि भारतीय रिजर्व बैंक जून अंत तक डिजिटल लोन से जुड़ी गाइडलाइंस लाने जा रहा है। इस गाइडलाइंस के जरिए फर्जी लोन ऐप पर शिकंजा कसा जाएगा। अब सवाल यह है कि ये फर्जी लोन ऐप्स कब पूरी तरह से इनका संपूर्ण सफाया होगा। देखिए, फर्जी लोन ऐप्स पर जब से हमने 2 साल पहले इस मुहिम की शुरुआत की थी और खास तौर से लॉकडाउन के आसपास जब लोगों की मजबूरी का फायदा इन लोन ऐप्स ने उठाया और इसमें देखिए कुछ तो जेन्युइन लोन ऐप्स थे और कुछ ऐसे लोन ऐप्स थे जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे हफ्ता वसूली करने लगे थे और ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही धंधे में लिप्त लोगों का जी बिजनेस ने पर्दाफाश किया था अपने ऑपरेशन हफ्ता वसूली से। और हमारी ये जो मुहिम है ये न सिर्फ संसद में गूंजी बल्कि RBI ने भी इसमें एक कमेटी का गठन किया, वर्किंग कमेटी इसमें बनी, इसमें बीच बीच में कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं और अब ठोस सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद अब ठोस गाइडलाइंस या नियम आप कह सकते हैं बहुत जल्द ही आने वाले हैं। इन गाइडलाइंस के जरिए फर्जी लोन ऐप्स पर शिकंजा कसा जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जो NBFCs इस तरह के फर्जी लोन ऐप से जुड़ी हुई हैं किसी भी रूप में, चाहे वो सुसुप्त अवस्था में जिन्हें डोरमेंट कहा जाता है उस अवस्था में पड़ी हुई हैं और उनके लाइसेंसेस पर ये इस तरह के फर्जी लोन ऐप बांटने वाले काम कर रहे हैं, उन पर भी शिकंजा होगा। इनफैक्ट हो भी चुका है। पिछली बार 5 ऐसे NBFCs पर RBI ने उनके लाइसेंस निरस्त किए थे और उस समय भी वार्निंग दी थी कि अभी भी आप मान जाइए। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले गाइडलाइंस में इस पर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस का सेट होगा। मेरे साथ अनुराग शाह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। क्या होगा इन गाइडलाइंस में अनुराग, और फर्जी लोन ऐप्स पर शिकंजा तो कसना शुरू हो ही गया था, ये शिकंजा और मजबूत कैसे होगा? देखिए, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कई और ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, उनसे जुड़ी हुई NBFCs कंपनी की लाइसेंस रद्द हो सकता है और यह आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन तो कम से कम है, लेकिन और भी 2 दर्जन से ज्यादा तक भी ये हो सकता है जिन इन ऐप से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और एक काफी बड़ा मैसेज दिया जाएगा, सख्त मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इन ऐप्स के जरिए जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो इसको काफी सख्ती से लेते हुए ये एक्शन लिया जाएगा। एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा ये कि अब क्या रेगुलेशन है, क्योंकि रिजर्व बैंक के द्वारा
एक कमिटी बनाई गई थी वर्किंग ग्रुप की, उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया। अब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद तमाम सुझाव जो मिले हैं, उसके बाद जून अंत तक, यानी इस महीने के अंत तक एक फाइनल गाइडलाइंस आ जाएगी, फाइनल रेगुलेशंस आ जाएंगे, और वो जो है काफी बड़े रेगुलेशन होंगे, गेम चेंजर रेगुलेशन होंगे, और वो जो इन कंपनियों के ऊपर नकेल कसेंगे और काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी इन कंपनियों के द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी की जाती है। तो उन रेगुलेशन के बाद जो पुलिस है उनके लिए भी आसानी होगी, रिजर्व बैंक के लिए आसानी होगी एक्शन लेने में, और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में कंपनियों को काम करना काफी जरूरी होगा, और ये जो रेगुलेशन है इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस इससे पहले आ चुकी हैं, लेकिन वो ठोस गाइडलाइंस के रूप में, नियमों के रूप में कब हमारे सामने आएंगे, इसका हर कोई इंतजार कर रहा था, और अब वो हमारे सामने बहुत जल्दी होगी। लेकिन अनुराग, इसमें एक सवाल और है, इसमें जो एनबीएफसी जुड़ी होंगी उन पर आप कार्रवाई करोगे, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं बता भी रहा था कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, इनफैक्ट बहुत सारी तो डॉर्मेंट है, यानी कि डॉर्मेंट का मतलब हो गया, दर्शकों के लिए बता रहे हैं, जो इनएक्टिव रहती हैं या इनऑपरेटिव होती हैं, किन्हीं किन्हीं कारणों से वो काम नहीं कर रही होती, लेकिन अपना लाइसेंस वो दे देते हैं कि भाई, वो कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी हाथ, तो वो अपना कि चलो कुछ तो पैसे आएंगे, तो उनको लाइसेंस दे देते हैं, उसके एवज में पैसे ले लेते हैं, और फिर ये कंपनियां अपनी मर्जी से इन लाइसेंस के आधार पर लोगों से फर्जीवाड़ा करते हैं। तो एक तो ये डॉर्मेंट कंपनीज हैं, दूसरा जो एनबीएफसी जानबूझकर जुड़े हुए हैं उन पर भी क्रैकडाउन होगा, उन पर भी कार्रवाई होगी, और ये नजीर बनेगी, ये एनबीएफसीज की पहचान होगी कि किस किस तरह से ये लाइसेंस दे रहे हैं और वो लाइसेंस के आधार पर किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है। तो वो क्रैकडाउन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा अनुराग, क्रिस्टल क्लियर होगा, और बड़ी एनबीएफसीज भी उसमें नप जाएगी, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें आई हैं और जिस तरह के हमने देखा है कि लोगों की परेशानी है, और जो सुसाइड्स भी हुए, कई सारे मुंबई में ही हमने देखा है कई सारे ऐसे मामले आए हैं, तो उसके बाद बड़ी एनबीएफसीज भी है इसमें नप सकती है, क्योंकि आरबीआई जो है काफी सख्त है। आरबीआई का यह कहना है कि जो हमारी गाइडलाइंस है, जहां पर आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से ग्राहक को बताना है, उनके डेटा को सेफ रखना है, जबरन वसूली नहीं करनी है, ब्याज दरों की लिमिट जो है वो उसको क्रॉस नहीं करना है, तो ये तमाम चीजें जो ब्रीच करेगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमने देखा है कि पीसी फाइनेंशियल एक काफी बड़ी एनबीएफसी थी जो कैशबीन के नाम से अपना उसका मोबाइल ऐप था, काफी पॉपुलर ऐप था, और पीसी फाइनेंशियल के ऊपर तक भी एक्शन लिया गया और उनका जो लाइसेंस था, रजिस्ट्रेशन था, वो रद्द कर दिया गया। अब बिल्कुल, अब ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्विटर पे, जितने भी लोग हमें, जब भी हम इस तरह की खबर सामने लाते हैं तो ट्विटर पे हमें बहुत सारे लोग टैग करके लिखते हैं कि देखिए हमें अभी भी कंपनी से कॉल आ रहा है, अभी भी फलाना फलाना जगह से हमें कॉल आ रहा है। तो आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए, जी बिजनेस इस मुहिम के साथ 2-2.5 साल पहले से जुड़ा हुआ है, आगे भी जुड़ा रहेगा। कार्रवाई इस पे हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए आरबीआई के इस कदम के बाद, गाइडलाइंस के बावजूद, अगर आपको इस तरह के कॉल्स आते हैं या अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो बाज नहीं आ रही हैं, आप यकीन मानिए उन तक भी शिकंजा कसा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसमें कदम आगे बढ़ा चुकी है आरबीआई भी। और आपने देखा होगा कि आरबीआई के साथ साथ गूगल, एप्पल, ये भी अब कार्रवाई कर रहे हैं। गूगल ने तो अपनी डेवलपर पॉलिसी बदल दी है, आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा कि आप कौन से एनबीएफसी से जुड़े हुए हैं, आरबीआई का लाइसेंस है या नहीं है। तो कार्रवाई हर जगह से हो रही है और जी बिजनेस की ये मुहिम लगातार रंग ला रही है। आपके हक में हम आवाज लगातार उठाते रहेंगे, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जब तक ऐसे फर्जी लोन ऐप बांटने वालों का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता है, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। थैंक यू अनुराग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख, और अब एक आम कंज्यूमर के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, और ये खबर जुड़ी हुई है आम मुसाफिरों से। ट्रेन से सफर करने के लिए सबको कंफर्म टिकट मिले, इसके लिए रेलवे लगातार ट्रेनें बढ़ाने के साथ ही दूसरे उपाय कर रही है। अब टिकटिंग नेटवर्क को दलालों से मुक्त करने के लिए भारतीय रेलवे एक नया एक्शन प्लान तैयार कर रही है। अब वो प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रेलवे से लंबी दूरी का सफर करना है तो आपको काफी पहले ही टिकट बुक कर देना होता है, लेकिन कई बार महीनों पहले लेने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं हो पाते, और इसकी एक बड़ी और अहम वजह बनती है टिकट के नाम पर होने वाली कालाबाजारी। रेलवे की कोशिश है कि सबको कंफर्म टिकट मिले,
इसके लिए रेलवे अब टिकट दलालों और कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे बल्क बुकिंग पर विशेष नजर रखेगी। रेलवे जल्द यात्रियों को कॉल कर टिकट डिटेल को कंफर्म करने पर भी विचार कर रही है। खासकर यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में ट्रेन यात्रियों पर फोकस किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यात्रा की डिटेल्स, डेस्टिनेशन बुकिंग का तरीका, किसके द्वारा बुकिंग की गई समेत तमाम तरह की जानकारियां कंफर्म की जा सकती हैं। भारतीय रेलवे को उम्मीद है कि उसके इस प्लान से दलालों, अनाधिकृत एजेंटों को पकड़ना आसान हो सकता है और इसके लिए रेलवे, आरपीएफ और लोकल पुलिस का भी सहारा लेगी। भारतीय रेलवे लगातार कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। इससे पहले रेलवे ने एक आईडी पर टिकट बुकिंग की सीमा 6 से बढ़ाकर 12 कर दी थी। इसके साथ ही जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक्ड है वो महीने में 24 टिकट बुक करा सकते हैं। पहले सिर्फ 12 टिकट की ही अधिकतम सीमा थी। अब दलालों पर लगाम कसने के लिए रेलवे ये नई पहल कर रहा है। ये पहल दलालों को रोकने में कितनी सफल होगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। अमरीश पांडे, जी मीडिया। एक और खबर, आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए और इसका दायरा और बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। आधार जारी करने वाली जो हमारी एजेंसी है UIDAI, इसके मुताबिक अब जन्म और मृत्यु के डेटा को आधार से जोड़ा जाएगा। अब नवजात शिशु को अस्थायी आधार नंबर जारी किया जाएगा और बाद में इसे बायोमेट्रिक डेटा के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मृत्यु के पंजीकरण के रिकॉर्ड को भी आधार के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इन नंबर के दुरुपयोग को रोका जा सके। अब किसी की मृत्यु अगर हो जाती थी दुखद रूप से तो उसके आधार के दुरुपयोग का बहुत बड़ा एक चांस हो जाता था, क्योंकि अब जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसके आधार का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये कौन जाने। लेकिन अब सरकार ने ये कोशिश की है, UIDAI ने कोशिश की है कि पैदाइश हो यानी कि जन्म हो या फिर मृत्यु हो, हर तरह का डेटा अब आधार से जुड़ जाएगा ताकि उसका दुरुपयोग ना हो पाए। आधार में अब हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के आंकड़े जोड़े जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा और वो बहुत जल्द ही हम सबके सामने होगा। चलिए कंज्यूमर से अब म्यूचुअल फंड निवेशकों की तरफ बढ़ते हैं और उनके लिए एक बहुत ही अहम खबर है। डीमैट के बाद सेबी ने अब म्यूचुअल फंड्स के लिए भी नॉमिनेशन की व्यवस्था को जरूरी करने का फैसला कर दिया है। सेबी की तरफ से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 1 अगस्त 2022 से म्यूचुअल फंड से जितने भी नए निवेशक जुड़ेंगे उनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म या ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना होगा। यानी अगर कोई किसी को नॉमिनी ना बनाना चाहे तो उसका भी विकल्प होगा। अगर कोई फिजिकल फॉर्म के जरिए अप्लाई करेगा तो दस्तखत जरूरी होगा, जबकि ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ई साइन का विकल्प देना होगा। अब सेबी सर्कुलर के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशकों के नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। ऐसा नहीं होने पर म्यूचुअल फंड जो खाता है वो फ्रीज हो सकता है। जो नॉमिनेशन की व्यवस्था है वो उन परिस्थितियों में भी जरूरी होगी जहां जॉइंट होल्डर्स हैं। अगर आप भी मोमोज के दीवाने हैं तो आपको एम्स की रिपोर्ट जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मोमोज खाना आपकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी मोमोज के शौकीन हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि मोमोज के दीवानों के लिए एक बुरी खबर है। मोमोज खाने से पहले आपको एम्स की एडवाइजरी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में मोमोज खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस खबर के बाद एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक एडवाइजरी जारी की है। एम्स के मुताबिक दिल्ली के जिस 50 साल के व्यक्ति की मोमोज खाने से मौत हुई, उसकी मेडिकल जांच में पता चला है कि उसकी सांस की नली में एक मोमोज फंस गया था। इसके चलते उसकी मौत हो गई। एम्स के मुताबिक मोमोज के कारण दम घुटने और न्यूरोजेनिक कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से शख्स की मौत हुई है। एम्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मोमोज दरअसल चिकने और फिसलने वाले होते हैं। ऐसे में इसे ठीक से चबाकर खाना चाहिए। अगर मोमोज को आप चबाकर नहीं खाते और सीधा निगल लेते हैं तो ऐसे में ये आपकी सांस की नली में अटक कर आपका दम घोंट सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। मोमोज एशिया की सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड्स में से एक है। ये बहुत सस्ता और स्वादिष्ट भी होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के मोमोज भी मिलते हैं। स्वाद के लिए मोमोज में मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी मिलाया जाता है,
सोडियम ग्लूटामेट सफेद क्रिस्टल पाउडर की तरह होता है, जो न सिर्फ मोटापे का कारण बनता है बल्कि नर्व डिसऑर्डर्स, पसीना आना, सीने में दर्द, मितली आना और हार्ट रेट बढ़ने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे में आपको मोमोज खाते समय बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। चबा चबा कर खाने के अलावा मोमोज किस चीज से बन रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भी भारी पड़ सकती है। अगर आप दिल्ली, एनसीआर जैसे बड़े शहरों में रहते हैं और या फिर बहुत आपका आना जाना है वहां पर, तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। एक नई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र 8 से 10 साल कम हो रही है। जी हां, यानी कि दिल्ली में प्रदूषण से जीवन के 10 साल कम हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण भारत के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सर्दियों के मौसम में ये परेशानी और भी बढ़ जाती है। सबसे बुरी स्थिति दिल्ली एनसीआर के शहरों में होती है। हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक भारत दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित देश में से एक है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि अगर प्रदूषण का स्तर तय मानकों से ज्यादा है तो लोगों की उम्र घटने लगती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों की उम्र लगभग 10 साल घट रही है, जबकि उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की उम्र 7 से 6 महीने तक कम हो रही है। अगर पूरे भारत की बात करें तो प्रदूषण की वजह से लोगों की औसत उम्र में कम से कम 5 साल की कमी आई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान्य परिस्थितियों में 70 वर्ष जीते हैं तो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति केवल प्रदूषण की वजह से 60 वर्ष तक ही जी पाएगा, जबकि भारत के दूसरे हिस्से में रहने वाला व्यक्ति 70 साल जीने की जगह 65 साल तक ही जी सकेगा। पूरे भारत में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वच्छ हवा के मानकों पर खरी उतरती हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, जबकि भारत में 63% आबादी ऐसी जगह पर रहती है जो भारत के बनाए हुए खुद के मानक की, जो कि 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा प्रदूषण को झेल रही है। इसीलिए इस आबादी पर सबसे ज्यादा खतरा है। इस स्टडी के मुताबिक दुनिया में जितना भी प्रदूषण हुआ है उसमें 44% योगदान भारत का है। भारत की 40% आबादी जो उत्तर भारत में रहती है वो प्रदूषण की वजह से अपनी उम्र के 7.5 वर्ष गंवा रही है। लखनऊ का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगर भारत में प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहा तो लखनऊ में रहने वाले लोग अपनी औसत उम्र के 9.5 साल गंवा बैठेंगे। शिकागो यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में एक ग्राफ के जरिए ये भी दिखाया गया है कि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर व्यक्ति का प्रदूषण से सामना किस प्रकार होता है। भारत में दिल्ली के बाद दूसरा नंबर बिहार का है, जहां PM 2.5 का स्तर प्रति व्यक्ति लगभग 86 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। हरियाणा में प्रदूषण 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में यह स्तर 65 का है। देश में प्रदूषण को लेकर कोई खास प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर स्थिति यही रही तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। इसके साथ ही आपकी उम्र और घट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एडुटेक प्लेटफॉर्म्स अब ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन बिजनेस पर भी फोकस कर रहे हैं और यही वजह है कि कई बड़ी एडुटेक कंपनियां ऑफलाइन क्लासेस में करोड़ों का निवेश कर रही हैं। फिजिक्स वाला, बायजू, इमाक्टिस लर्निंग, क्यू मैथ, वेदांतु, अनअकैडमी, ये सब जाने माने एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं। एडटेक यानी कि टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई कराने वाली कंपनियां। खासकर लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत ने इन कंपनियों की अहमियत बढ़ाई। आलम यह था कि लॉकडाउन में जब चारों ओर से इकोनॉमी और कारोबार ठप था, तब भारत के एडटेक स्टार्टअप्स ने $2.2 बिलियन की फंडिंग जुटाई थी। दरअसल ऑनलाइन शिक्षा के अलावा उन दिनों कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, लेकिन कोविड के बाद हालात ऐसे बदले हैं कि ये कंपनियां अपने बेसिक बिजनेस मॉडल में तब्दीलियां करने पर मजबूर हो गई हैं। दरअसल ये कंपनियां अब एजुकेशन के प्योर ऑनलाइन से हाइब्रिड मॉडल में तब्दील हो रही हैं और इसके लिए शुरू हो चुका है इन कंपनियों का ऑफलाइन क्लासेस में निवेश। जैसे स्कूल्स ओपन होते जा रहे हैं, कोविड
महामारी के बाद बहुत बड़े एडटेक कंपनीज ऑफलाइन सेंटर लगा रहे हैं, ट्यूशन सेंटर। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट का सैचुरेशन हो गया है और जैसे बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया है, उनका ट्यूशन क्लासेस या एग्जाम प्रिपरेशन वो फिजिकली करना चाह रहे हैं। ऑफलाइन मॉडल के तहत इन कंपनियों ने शिक्षा के हब कहे जाने वाले कई शहरों में ऑफलाइन निवेश किया है। बायजू 500 ऑफलाइन सेंटर्स में 200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। फिजिक्स वाला 20 हाइब्रिड ऑफलाइन सेंटर्स खोलने की तैयारी में है। इमाक्टिस लर्निंग देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में ऑफलाइन एक्सपेंशन का प्लान बना रही है। अनअकैडमी इसी मई के महीने से ऑफलाइन देश के कई शहरों में IIT-JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी ऑफलाइन करवा रही है। एडटेक के स्लो लॉगआउट से ऑफलाइन टीचिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आलम यह है कि दिग्गज टीचरों को मुंह मांगी सैलरी पर हायर करने के लिए हर कोई बेताब हो रहा है। अपने रेवेन्यूज को सिक्योर करने के लिए वो ऑफलाइन जा रहे हैं। दे आर डूइंग थिंग्स लाइक जो ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स करते थे। नाउ दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर वैल्यूएशन। ऑफलाइन की बढ़ती डिमांड इस बात के संकेत भी हैं कि सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के बलबूते ये स्टार्टअप अपना बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं बना पाए। यही वजह है कि ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करने से पहले इन एडटेक स्टार्टअप्स ने हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की छंटनी भी की थी। हाल ही में अनअकैडमी ने जब कोटा में अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोले तो उन्हें बहुत सी धमकियां मिली। दूसरे कोचिंग सेंटर से मोटी सैलरीज पर टीचर्स को पोच करना पड़ा। दरअसल एडटेक प्लेटफॉर्म्स को समझ में आ गया है कि अगर बिजनेस में बने रहना है तो ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में स्विच होना बहुत जरूरी है। हाइब्रिड मॉडल जो है वो समय की मांग है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को कैसे बचाया गया, ये तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, लेकिन करीब 104 घंटे तक ये ऑपरेशन कैसे चला, राहुल को बचाने के लिए क्या क्या किया गया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। टनल से राहुल को लेकर निकाला गया है। ये जीत की खुशी है, ये उस साहस को सलाम है जो 5 दिन और 4 रातें रेस्क्यू टीम ने अपनी मेहनत से कामयाब बना दी। आखिरकार छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे राहुल को करीब 104 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया। 5 दिन तक जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर NDRF, SDRF और सेना के जवान राहुल के रेस्क्यू के लिए दिन रात प्रयास करते रहे। इस तरह का ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। 5 दिन तक 60 फीट नीचे दबे रहने और गड्ढे में पानी भरे होने के कारण राहुल को बेहतर इलाज के लिए फौरन एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल भेजा गया। बिलासपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा होने के कारण प्रशासन ने इस रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में बदल दिया था। जवान ही टनल के जरिए पहले बोरवेल के गड्ढे तक और फिर राहुल तक पहुंचे। राहुल के अंदर होने के कारण रास्ते की चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से ना काटकर हाथों से तोड़ा गया। फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। इसके बाद रस्सी और स्ट्रेचर के सहारे खींचकर राहुल को बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शुक्रवार को बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में राहुल गिर गया था। करीब 60 फीट गहरे गड्ढे से उसे बाहर निकालने में चट्टान के चलते काफी दिक्कतें आईं, लेकिन NDRF, SDRF और सेना के जवानों ने राहुल को निकालने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिलहाल बिलासपुर में डॉक्टरों की निगरानी में राहुल का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश के दतिया में एक नेताजी ने चुनाव लड़ने के चक्कर में पूरे जिला प्रशासन को ही नचा डाला। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए नेताजी को बिजली विभाग से नो ड्यूज चाहिए था। नो ड्यूज मिलने में देरी हुई तो नेताजी पानी की टंकी पर चढ़ गए और फिर क्या हुआ आप खुद ही देखिए। मध्य प्रदेश के दतिया में नेताजी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए।
नेताजी नाराज होकर पानी की टंकी पर ही चढ़ गए। नेताजी प्रशासन से नाराज हैं। नेताजी को चुनाव लड़ना है, लेकिन बिजली विभाग ने अड़ंगा डाल दिया है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए महेश जाटव ने मैदान में ताल ठोक दी है। महेश को बिजली विभाग से नो ड्यूज नहीं मिल पा रहा था। महेश का आरोप है कि वे किराए के मकान में रहते हैं। उन्हें नामांकन जमा करने के लिए बिजली विभाग का नो ड्यूज चाहिए, जो उन्हें कई बार चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल पा रहा था। परेशान होकर महेश जाटव पानी की टंकी पर चढ़ गया और अपनी मांग रखने लगा। पानी की टंकी पर ड्रामा होते देख मौके पर पुलिस पहुंची। महेश ने ऊपर से ही पर्ची फेंक कर अपनी समस्या बताई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने महेश जाटव को नीचे उतारा। नोटिस बिजली विभाग से बनवाना चाह रहे थे। वो नोटिस में कोई तकनीकी मैटर रहा होगा, उसको लेके वो पानी की टंकी पर सवेरे चढ़ गए थे और उनसे बातचीत हो गई है। बिजली विभाग के जेई साहब आ गए, तहसीलदार साहब आ गए। उनसे बातचीत होने के बाद वो सक्षम नीचे उतर आए। उनको उतार लिया गया है और उनकी समस्या का हल हो गया। फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद महेश जाटव की मांग को पूरा कर दिया गया है, लेकिन 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चले ड्रामे की वजह से अधिकारियों की सांसें जरूर अटकी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात बाजार की करते हैं। उतार चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान के साथ बंद हुए। हालांकि बैंक निफ्टी में खरीदारी देखने को मिली और इस इंडेक्स में बैंक शेयरों का सहारा मिला और यह हरे निशान के साथ बंद हुआ। मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और कैसा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। ओवर टू यू वरुण। देखिए, फिर से एक बार निफ्टी में लाल निशान में क्लोजिंग देखने मिली। इनफैक्ट लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि आज की रेंज अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी छोटी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा था। करीब 100-125 पॉइंट के आसपास की रेंज थी जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था आज। और हो भी क्यों ना, फेड की पॉलिसी आने वाली है और सभी की नज़र फेड की पॉलिसी पे है कि फेड किस तरह के डिसीजन लेता है। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो किसी भी तरह का मूव देगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो दिग्गजों में तो मूव्स देखने मिले, लेकिन काफ़ी दिनों बाद आज छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स जो है उनमें भी काफ़ी बड़े मूव्स देखने मिले हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, ग्रासिम, डीवीज लैब जैसे काउंटर्स है जहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिली। एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइड्स फार्मा जैसे काउंटर्स है जहाँ पे भरपूर तेजी थी। पॉलीकैब जैसे काउंटर्स है, पिरामल एंटरप्राइजेस, पेज इंडस्ट्रीज में आज अच्छे खासे गेंस देखने मिले। कैश में आप देखिए काफ़ी सारे छोटे मझोले काउंटर्स है जहाँ पे तेजी थी। चेन्नई पेट्रो का आप ले लीजिए, वहाँ पे भरपूर गेंस थे। एपीएल, अपोलो, डीसीएम, श्रीराम जैसे काउंटर्स है जहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिली है। फोकस में आईजीएल का काउंटर था क्योंकि काफ़ी हद तक जो नेचुरल गैस के दाम घटे हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिला। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमारे चैनल पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई और स्टॉक में देखिए भरपूर तेजी हुई। टाटा कम्युनिकेशन, सीएलएसए ने अपना प्राइस टारगेट जो है इस काउंटर पे घटाया है, उसका असर देखने मिला। वही डेल्टा कॉर्प, कहीं ना कहीं राकेश झुंझुनवाला जो है इस काउंटर में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने 1 जून से 14 जून के बीच में भी करीब 75 लाख शेयर्स बेचे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इस काउंटर में अच्छा खासा दबाव था। इसके अलावा दिग्गजों में ज़्यादा दबाव था, उसमें ओएनजीसी, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स शामिल थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस दिग्गज में भी आज दबाव देखने मिला। वहीं आईटी काउंटर्स भी अगर आप देखेंगे, इन्फोसिस, विप्रो जैसे, वहाँ पे भी अच्छा खासा दबाव देखने मिला था। इसके अलावा जिन काउंटर्स में दबाव था उसमें अपोलो टायर्स, एबी फैशन, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट और पॉलीप्लेक्स जैसे काउंटर्स है जहाँ पे ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला। तो अगर आप देखेंगे तो लगातार चौथा दिन था जब मार्केट में लाल निशान में क्लोजिंग हुई है। सभी को इंतजार है फेड की पॉलिसी का, लेकिन हाँ, आज अगर आप देखेंगे तो छोटे मझोले स्टॉक्स जो थे उनमें भरपूर एक्शन देखा गया है। और चलिए फेड की कमेंट्री की जब बात चलिए तो जरा फटाफट से यूएस मार्केट का हाल देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का कारोबार नजर आ रहा है। तो देखिए आप वहाँ पर तेजी के साथ बाजारों का रुझान बना हुआ है। डाउ जोन्स आप देखिए 30,569 के लेवल पर फिलहाल 204 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स में कारोबार हो रहा है। और इसी तरह से आप नैस्डैक में देखेंगे तो 150 से ज़्यादा अंकों के कारोबार की तेज़ी के साथ लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी 10,980 के स्तर पर फिलहाल डाउ जोन्स और नैस्डैक का ये हाल है। S&P में भी ठीक ठाक शुरुआत दिखाई दे रही है, अच्छी खासी तेज़ी का माहौल। 3,763 के लेवल पर फिलहाल 27-28 अंकों की तेज़ी के साथ S&P में भी कारोबार चल रहा है। तो तीनों इंडाइसेस अमेरिका के हरे निशान में दिख रहे हैं और मार्केट क्या इससे हमारा कोई क्यू लेगा आगे, और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ में टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर।
सर हमारे बाजार तो आज फिर लुढ़क गए। आज रात फेड रिजर्व की बैठक है, कल एक्सपायरी का दिन भी है। अभी शुरुआत जो ठीक ठाक ही हो रही है यूएस मार्केट में, तीनों इंडाइसेस हरे निशान में हैं। क्या अनुमान कल के लिए लगाएं राजेश सर? गुड इवनिंग। सो देखिए, बिल्कुल मार्केट का कल का जो मूव रहेगा वो दो चीजें मेजरली प्ले करते हुए दिखेगा। पहला तो आज फेड का आउटकम जो आता है उसको किस तरीके से आगे की कमेंट्री होती है उनकी, उस पर मार्केट का रिएक्शन रहेगा। और दूसरा कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, तो दोनों ही इवेंट को प्ले करते हुए दिखेगा मार्केट ओपनिंग के साथ ही। तो हमें लगता है जिस तरीके की आज की क्लोजिंग हुई है मार्केट में, हम वापस से 15,700 के आसपास ही क्लोज हुए। अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखें या आज की जो पोजीशनिंग मार्केट में हुई थी, हालांकि पार्टिसिपेशन काफी लो था आज। अगर हम कैश का वॉल्यूम भी देखें तो ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 में जो वॉल्यूम हुए थे उसके आसपास आज हमने देखा करीब 36,000 करोड़ के वॉल्यूम थे। तो पार्टिसिपेशन काफी लो था, जो कि मार्केट में एक थोड़ा सा बैकफुट पे पार्टिसिपेंट देखने को मिले। पर हमें लगता है जिस तरीके से पोजीशनिंग है मार्केट में अभी, यहाँ पे देखें तो 15,600 और 15,800 ये दोनों स्ट्राइक पे कॉल और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, जिससे लगता है कि कल के सेशन में अगर हम 15,850 के लेवल को क्रॉस करते तो एक डायरेक्शनल मूव ऊपर की साइड यहाँ बनते हुए दिख सकता है। हमें लगता है जिस तरीके की आज की निफ्टी की क्लोजिंग है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम एक हायर साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिखे। कल के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल हमें लगते हैं वो 15,750 15,800 के लगते हैं। अगर इसके ऊपर हम मार्केट कल खुलता है तो हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो मार्केट इसी रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी काफी स्टॉक्स में एक ओवरसोल्ड जोन बना हुआ है, तो वहां पे शॉर्ट करने में अभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कंफर्ट जोन नहीं है। तो हमें लगता है दोनों इंडाइसेस का जो क्लोजिंग है आज का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हुआ है और हमें लगता है कि कल के सेशन में एक हायर साइड का मूव बनते हुए दिख सकता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15,850 15,900 की तरफ भी निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं अब बैंक निफ्टी की बात करें, अगर कल के सेशन में 33,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है बैंक निफ्टी और ओपनिंग 33,500 के ऊपर होती है, तो वहां पे भी एक अच्छा मूव शॉर्ट कवरिंग का आते हुए दिख सकता है। 34,200 34,500 तक भी बैंक निफ्टी का मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। काफी स्टॉक्स में आज के सेशन में एक्शन था, उसमें हमें लगता है कुछ बाइंग एक्शन कुछ ओवरसोल्ड स्टॉक्स में देखने को मिली। वहां पे अगर बेसिकली देखें तो फार्मा स्पेस में डिवीज लैब एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखा। अगर हम देखें तो थोड़ा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे हम अगर देखें तो कुछ एनबीएफसी स्टॉक्स, बजाज ट्विंस में भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो एक अच्छी कंटिन्यूटी बनाए हुए अप ट्रेंड की, तो हमें लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर तो यहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। उसमें हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये तीनों स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है। और एनबीएफसी में हमें लगता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये 2 स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है। फर्टिलाइजर में हमें लगता है चंबल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है। तो हमें लगता है तेजी का ट्रेड ही कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। 15,650 ये स्टॉप लॉस होंगे कल के लिए निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे 33,000 का स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस ओपनिंग के बाद नहीं ब्रेक होते तो हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड ही कल के लिए लेना चाहिए और एक अच्छी अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये अनुमान है राजेश जी का। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। थैंक यू। और इधर क्रिप्टो मार्केट देखिए, जहां पर मचा हुआ है हाहाकार। महज 8 महीने के भीतर क्रिप्टो निवेशकों की 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की रकम स्वाहा हो गई। अकेले बिटकॉइन 1 साल में 72% और 1 महीने में करीब 30% तक टूट चुका है। इस गिरावट से जो सवाल उठ रहे हैं उसमें यह भी है कि क्या क्रिप्टो मार्केट कोमा में जाने की कगार पर है? आखिर क्या है इसके धराशायी होने की वजह? पूरी बात जानिए इस रिपोर्ट में। क्रिप्टो मार्केट में मानो भूचाल आ गया है। निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी इस कदर टूटता जा रहा है कि महज 8 महीने में ही दुनिया भर के निवेशकों के करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। पूरा क्रिप्टो मार्केट सदमे में है। निवेशकों के लिए क्रिप्टो को मैक्सिमम रिस्क विद मैक्सिमम रिटर्न के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि जिस रफ्तार से लोगों का इसमें रुझान बढ़ा, अब उसी रफ्तार से इसमें गिरावट का दौर है। क्रिप्टो में सबसे पॉपुलर माने जाने वाले बिटकॉइन नवंबर 2021 में अपने पीक पर यानी $68,000 के लेवल पर था, जिसमें अब तक करीब 72% की गिरावट हो चुकी है। महज 1 महीने में ही ये 30% से अधिक टूट चुका है। फिलहाल अभी ये $21,000 के आसपास है।
बीते अकेले एक दिन में ही बिटकॉइन में निवेश करने वालों की 14% रकम साफ हो गई। फिलहाल तो $1.25 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैप वाला बिटकॉइन महज 42,000 करोड़ डॉलर के स्तर पर आ चुका है। बाकी क्रिप्टो का भी यही हाल है। एथेरियम, कार्डानो, सोलाना अपनी ऊंचाई से 85% तक लुढ़क चुके हैं। इतना ही नहीं, टेरा लूना एक साल में 85% तक गिर चुका है। ये एक साल पहले जहां $19.5 के लेवल पर था, वो अब $2.5 के लेवल से भी नीचे आ चुका है। सोलाना में एक साल में करीब 84% की गिरावट आई है। वहीं कार्डानो में इस दौरान 70%, एथेरियम में 76% की गिरावट हो चुकी है। यानी क्रिप्टो की ये गिरावट निवेशकों के लिए किसी सुनामी से कम नहीं है। समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो में इस गिरावट की असल वजह क्या है। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़ोतरी के बाद क्रिप्टो में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। भारी गिरावट और लिक्विडिटी कम होने से निवेशकों की क्रिप्टो में बिकवाली बढ़ी। इसके अलावा सेल्सियस नेटवर्क नाम की क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म का भी क्रैश होना बताया जा रहा है। सेल्सियस लैंडिंग प्लेटफॉर्म के क्रैश होने के बाद कंपनी ने इसमें सभी विथड्रॉल को सस्पेंड करना पड़ा। इससे निवेशकों के सेंटिमेंट पर नकारात्मक असर पड़ा और क्रिप्टो मार्केट में तेजी से बिकवाली देखने को मिली। क्रिप्टो मार्केट के गोता लगाने के असर की बात करें तो अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए कॉइनबेस ग्लोबल ने हायरिंग ऑफर पर रोक लगा दी है। यूएस भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स यूनिकॉर्न ने भी नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। निवेशकों के उत्साह में भी भारी कमी आई है। 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी क्रिप्टो के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि दुनिया भर के देश इसके कारोबार को कानूनी दायरे में लाने के साथ इस पर भारी भरकम टैक्स लगाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और टैक्स कलेक्शन पर अब हम ले लेते हैं अगली खबर। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर एक अच्छी खबर भी आई है। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर जो खबर आई है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि जून तिमाही में टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखा जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जून तिमाही में 60% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन में बहुत संभव है। अब तक टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये 2,58,000 करोड़ हो चुका है। बीते साल जून तिमाही में टैक्स कलेक्शन 1,68,000 करोड़ था। बता रहे हैं कि आपको एडवांस टैक्स भरने का दरअसल आज आखिरी दिन था। अब निवेशक हमेशा यही चाहते हैं कि शेयरों के बेस्ट भाव मिले, मतलब खरीदते समय सस्ते में और बिक्री करते समय ऊंचा भाव मिले। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं जिसे अब दूर करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक बड़े सौदों के लिए ऑर्डर बुक मर्ज करने पर विचार हो रहा है। इसमें जिस एक्सचेंज पर जितना बेस्ट प्राइस उसका सौदा होगा, बाकी बचा ऑर्डर दूसरे एक्सचेंज पर भेजा जाएगा। सेबी के एक वर्किंग ग्रुप में मर्जर को लेकर चर्चा हुई है। महीने के अंत तक नियम फाइनल किए जा सकते हैं। ऑर्डर बुक मर्ज तो एक एक्सचेंज में दिक्कत पर भी ऑर्डर पूरा होगा। चलिए कुछ और खबरों का करते हैं रुख। हांगकांग से जंबो को अलविदा कह दिया गया है। दरअसल जंबो एक विश्व प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है जो पूरी तरह से एक जहाज पर बनाया गया है। जंबो पर कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी है कि इसे बंद कर कहीं दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया गया। हांगकांग के इस विश्व प्रसिद्ध तैरते महलनुमा रेस्टोरेंट को अब यहाँ के लोग कभी नहीं देख पाएंगे। 46 साल से हांगकांग के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके जंबो को अब कहीं और ले जाया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान मंदी की मार को जंबो नहीं झेल सका। हॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग जंबो रेस्टोरेंट में की गई थी। पिछले 50 वर्षों तक दुनिया भर के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे इस शानदार रेस्टोरेंट को अब कहां ले जाया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 1976 में जब इस शानदार तैरते रेस्टोरेंट को शुरू किया गया था तो यह जल्दी ही शहर का मुख्य आकर्षण बन गया। हांगकांग की कई पीढ़ियां जंबो के बनते दौर की गवाह रही हैं। जंबो को हांगकांग से विदाई देने काफी संख्या में लोग पहुंचे।
हालांकि विदाई से पहले इस रेस्टोरेंट की रसोई गिर गई और एक इतिहास बनने से पहले ही खुद इतिहास बन गई। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जंबो को बंद कर दिया गया था। प्रतिबंध खत्म होने के बाद कंपनी को नया माल नहीं मिला, जिसकी वजह से जंबो को अलविदा कहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZEE India 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए।